मैं अभी किसी से पूछ रहा था कि कोई आदिवासी आपको प्रवक्ता क्यों नहीं दिखता है, कोई आदिवासी एंकर मीडिया में क्यों नहीं दिखता है? काबिलियत नहीं है या फिर मेरिट नहीं है? जाहिर सी बात है कि मेरिट तो मौके से पैदा होती है, आपको भी पता है, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं? हम जो वैकल्पिक भी मीडिया बना रहे हैं, क्या उसमें ऐसे समूहों के लिए कोई जगह है जो आकर अपनी बात रख सकते हैं? देखिए, इसमें एक सुविधा है। वैकल्पिक मीडिया में कोई बड़े इंस्टीट्यूशन और उसकी जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल अंबर साहब को लगा कि साहब मुझे ये काम करना है, और उन्होंने एक दो दोस्तों से मिले, थोड़ा बहुत जुटाया, और अगर ये जितना आप कर रहे हैं ये भी ना हो तो टेलीफोन से ही हो जाता है जी। कोई नहीं है, टेलीफोन से आप इसको कर देते हैं। हाथ में जो ये मोबाइल फोन है हमारा, आज ये पूरा काम करता है। तो तकनीक ने जो हमने नहीं विकसित की, दुनिया में अपनी तरक्की के लिए कम्युनिकेशन पे सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, क्योंकि इस धंधे में सबसे ज्यादा पैसा है। तो ये चीजें आ रही हैं हाथ में, सबके हाथ तक पहुंच जा रही। तो अब ये मौका है, और उस मौके का ही लाभ उठा के अंबर भी पत्रकारिता कर रहे हैं। वरना तो ये सब कुछ हमारे समाज का जो निजाम है, हजारों सालों से ऐसा बना हुआ है कि उसमें एक प्रभु वर्ग है जिसके हाथ में सब कुछ है, और वो दूसरे को देने में उसकी कोई रुचि नहीं है, दूसरों से छीन लेने में ही रुचि है। दूसरों को बल्कि नॉलेज वगैरह से दूर रखने की उसकी विचारधारा है लिखत पढ़त में। वो नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो मेहनत करते हैं और जिन्होंने इस सब कुछ बनाया है दाएं बाएं जो हमें दिख रहा है, उनको सूचना न मिले, शिक्षा न मिले, ज्ञान न मिले कि वो अपने जीवन में क्रिटिकल हो पाए, सवाल कर पाए, अपनी परिस्थिति को बदल पाए। तो ये हमारी मतलब हमारी सामाजिक परंपरा है, और ये अभी तक चल रही है। इसलिए जो आपने कहा, अब दिल्ली में जो भी नेशनल प्रेस जिसे आप कहेंगे, या जो नेशनल मीडिया है, उसमें तो उसको तो छोड़ ही दीजिए कि आदिवासी, उसमें कोई पिछड़ी जातियों के बिल्कुल नदारद हैं, एक आध कोई होगा। सवर्णों में भी कुछ ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं के लोग होते हैं, क्योंकि वहां बहुत थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन सवर्ण ही होते हैं ज्यादातर। पूरा मीडिया सवर्ण है, जो आबादी का 12-13%, 15% है, और वो पूरे 100% को रिप्रेजेंट करने के दावे करता है, जबकि वो भेदभाव कर रहा होता है। वो भेदभाव की परंपरा लेके उसको लगता ही नहीं कि वो भेदभाव कर रहा है। मैं कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जिस तरह से बोलते बालते हैं, उससे लोग कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, यानी मतलब हम ये सब न कहें, हम उनके हिसाब से उनके वर्ग में आते हैं। तो उनको लगता ही नहीं कि इसमें हम कोई मानवीय तर्क रखें। हम वो अमानवीय तर्क को नेचुरल बनाने की कोशिश वहां होती है, और वो कर रहे हैं, बड़ी बेशर्मी से कर रहे हैं और बड़ी खुशी से कर रहे हैं। अभी चित्रा त्रिपाठी जी ने एक डिबेट में बोला कि उनका सरनेम त्रिपाठी है, उन्हें गर्व होता है। हाँ, गर्व होता है। तो माता पिता ने दिया, हम हटा नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर, जो मीडिया का जो काम था, क्या आपने एक वो भी दौर देखा है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आज से 25-30 साल पहले की, वो भी एक दौर पत्रकारिता का था, उसमें भी गिरावट थी। मैं देखता हूँ कि उसमें भी ऐसे लोग थे, हमेशा जो बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन ये मीडिया जो सांप्रदायिक हो गया है, जो सीधे हिंदू मुसलमान करता है, क्या ऐसा पहले था कि खुलेआम ऐसी बातें की जाती? नहीं, पहले भी ऐसा था, इस परिमाण में नहीं था, एब्सोल्यूट नहीं हुआ था जी। पहले भी ऐसा था, क्योंकि मैंने बताया कि जो प्रभु वर्ग है, वही मीडिया था, वही टेलीविजन बना, वही सरकार था, वही राजनीतिक पार्टियों का शीर्ष था या है, और पूरे सिस्टम में वही सेक्रेटरी था, वही नीति बनाता था, वही शिक्षा देता था, दे रहा है, था को है में भी देख लीजिए। तो वो जो है सब कुछ उस जमाने में भी उसका हिस्सा रहा है। लेकिन उस जमाने तक चूंकि हम ब्रिटिश द्वारा आजाद किए गए थे, और हमारी बहुत सारी चीजें उनके कल्चर में नहीं थी, उनकी अपनी व्यवस्था में, जैसे जाति नहीं थी, दूसरी चीजें थी, जाति नहीं थी। तो जाति वाली वो बीमारी जो हमारे यहाँ है, वो उनमें नहीं थी, तो उनके बनाए हुए सिस्टम में उसकी ताकत कम थी। आजादी मिलने के बाद जो संविधान वगैरह हमारे यहाँ बना, क्योंकि उसमें दुनिया में लोकतांत्रिक अनुभव जो भी थे, उन सबको समावेश किया गया और आधुनिक किया गया, और नए सवाल जो भारत के संदर्भ में जरूरी थे, वो सब उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए। उस सब की आंच ने, राष्ट्रीय आंदोलन की आंच ने एक लंबे समय तक इस देश में बहुत सारी चीजों में कुछ पॉजिटिव चीजें रखी। एक शुचिता वगैरह जैसी चीज थी, उसी से हम लोगों को वो दीक्षा मिल गई, या बहुत सारे लोगों को मिल गई उसी दौरान, कि हमारा असली काम क्या है।
लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उस समय भी प्रतिगामी थे और वो अपना काम तब भी कर रहे थे। उनकी संख्या और मात्रा और उसे सपोर्ट उस तरह का नहीं था। अब जब आप और हम बात कर रहे हैं तो अब वो लोग ही सत्ता में आ गए हैं जो उस विचार के जनक हैं, उसको प्रतिपादित करते हैं, उसका उत्तरोत्तर विकास करते हैं और उसके जरिए पावर को कब्जे में रखते हैं और पावर के पक्ष में सब काम करते हैं। जी, आपको ये लगता है कि आपने उस दौर में बहुत सारे जो सवाल थे उनको कवर भी किया होगा एक पत्रकार के तौर पर, और आप ज़्यादातर अखबारों में आपने काम किया है पहले भी। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हो रहा था, एक सुरेंद्र प्रताप सिंह एक पत्रकार थे जिन्हें पत्रकारिता का महानायक कहा जाता है, जिन्होंने उसके पक्ष में बहुत लिखा और बहुत बेबाकी से लिखा है। लेकिन उसी दौर में एक सांप्रदायिक लहर भी इस देश में चल रही थी। जब 1992 में बाबरी का और 90 के बाद जो बाबरी का मामला शुरू होता है बहुत तेज़ी से, आपने जब एक पत्रकार के तौर पे उन घटनाओं को कवर किया तो आपको क्या एहसास हुआ? क्या विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल या ये जितने भी संगठन हैं जो सांप्रदायिक संगठन हैं, क्या वो इसी तरह काम कर रहे थे जैसे अभी कर रहे थे? जैसे आपका मैंने कहीं एक बातचीत सुनी, छोटी सी क्लिप, कि आप बोल रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि सरयू का पानी लाल हो गया था। तो क्या वाकई में हो गया था ऐसा कुछ? देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये धाराएं हमेशा थीं, इसलिए कि उसी वर्ग के हाथ में चीजें रहीं। ये आजादी के पहले से थी, इस तरह की चीजें हमेशा थीं वो। और चूंकि हमारा जो समाज जिस तरह से आया, जिन आर्थिक संसाधनों पर जिस वर्ग का कब्जा रहा है, शिक्षा पर कब्जा, संसाधनों पर कब्जा, नॉलेज पर कब्जा, सूचना पर कब्जा, तो उस कब्जे की वजह से ये विकृतियां हमेशा रहीं। और जो आपने उसका हवाला दिया, तो उस समय ज्यादातर पत्रकार